खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की धुंधली परतें पूरे माहौल को ढक रही थीं और हवा तक नम हो चुकी थी। दोपहर की मेरी तीसरी क्लास पूरे कॉलेज की एक कॉमन इलेक्टिव थी। इंटरनेशनल फाइनेंस में स्पेशल टॉपिक रिसर्च एंड एनालिसिस। ये सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर के लिए तय किया गया था और आज उसकी पहली क्लास थी। जब कॉलेज शुरू हुआ था तब मैंने बहुत कोशिश करके खुद को यांग यूटिंग की उसी क्लास में डलवाया था। मैंने चुपचाप एक लंबी सांस ली और समय पर क्लासरूम पहुंच गया। 100 लोगों वाला बड़ा लेक्चर हॉल लगभग पूरा भरा हुआ था। यांग यूटिंग और उसका ग्रुप पहली लाइन में बैठा था। उनके पास जानबूझकर एक सीट खाली छोड़ी गई थी। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर आया, उन सबकी नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। यांग यूटिंग ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। वो मेरे चेहरे पर कोई भाव ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे जाकर आखिरी लाइन के कोने में बैठ गया, इतना शांत जैसे अब मुझे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। यांग यूटिंग की नजर उसी पल ठहर गई। उसके दिल में अचानक अजीब सी खालीपन की भावना उठी। ये इलेक्टिव बहुत आसान था। ज्यादातर लोग फोन चला रहे थे। मेरे बगल वाला लड़का पूरी क्लास में फाइट द लैंडलॉर्ड खेलता रहा। ब्रेक के दौरान टीचर ने पानी का कप उठाया, आराम से एक घूंट लिया और पोडियम पर खड़े होकर बोले, फाइनल ग्रेड एक निबंध के आधार पर दिया जाएगा। सारी डिटेल्स लर्निंग सिस्टम पर अपलोड कर दी गई हैं। 2 लोगों की टीम बनेगी। अपने पार्टनर खुद चुनो और तय होने के बाद फॉर्म भर देना। जैसे ही ये बात खत्म हुई, कई लड़कों की नजरें भूखे शेरों की तरह यांग यूटिंग की तरफ घूम गईं। कुछ हिम्मती लड़के तो तुरंत उसके पास जाकर पूछने भी लगे कि क्या उसका कोई पार्टनर है। यांग यूटिंग बिना कोई भाव दिखाए बैठी रही। उसने सिर तक नहीं उठाया, बस एक शब्द बोला, है, और लड़कों को उनका जवाब मिल गया। सब एक एक करके निराश होकर लौट गए। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन यांग यूटिंग के आसपास का माहौल और ठंडा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां जम ही जाए। सोंग शिन्यूए ने दांत भींचकर कहा, टेंशन मत लो, गुशिंगचेंग थोड़ी देर में खुद तुम्हारे पास ग्रुप बनाने आएगा। ये सुनकर यांग यूटिंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी मेरी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। यांग यूटिंग का धैर्य धीरे धीरे खत्म होने लगा और जब उसने मुझे बगल वाले क्लासमेट से मुस्कुराकर बात करते देखा तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाई। वो अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैं उस समय मेडिकल डिपार्टमेंट के एक लड़के से बात कर रहा था। अगले ही पल एक लंबी परछाई धीरे धीरे मेरे ऊपर आकर रुक गई, बिल्कुल ठंडी, जैसे दूर तक फैली सफेद बर्फ। मेरे अंदर अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने हल्का सा सिर उठाया। यांग यूटिंग मेरी डेस्क के पास आकर रुक चुकी थी, बहुत करीब, बेहद करीब। उसकी ठंडी सांसें तुरंत मुझे घेरने लगीं। पूरी क्लास की नजरों के बीच उसकी कांच जैसी हल्की आंखें बहुत गंभीरता से मुझे देख रही थीं। मैं वहीं चुप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसका मतलब क्या था? बिना बोले ही सब समझ आ रहा था। क्लास के सारे छात्र एक एक करके गर्दन उठाकर देखने लगे। गॉसिप तुरंत फूट पड़ा। यांग यूटिंग कॉलेज की सबसे मशहूर लड़कियों में से एक थी। इस अमीर घराने की खूबसूरत लड़की को ऐसा कोई नहीं था जो नहीं जानता हो, और यह बात भी लगभग पूरे कॉलेज को पता थी कि मैं यांग यूटिंग को पसंद करता था। कॉलेज शुरू होने के बाद से मैं हर दिन उसके पीछे पीछे घूमता था, बिल्कुल किसी पीछा करने वाले की तरह। यांग यूटिंग को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यांग यूटिंग खुद कैसी इंसान थी? वो आसमान में चमकते चांद जैसी थी। एक सुपर अमीर परिवार की बेटी, ऐसी शख्सियत जिसे आम लोग पूरी जिंदगी में भी छू नहीं सकते। लेकिन इस बार यांग यूटिंग खुद गुशिंगचेंग के पास ग्रुप बनाने आई थी। ये कैसे संभव था? यांग यूटिंग मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था। उसकी खूबसूरत आड़ू जैसी आंखों में कोई अनजानी भावना झलक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन पर पड़े हल्के भूरे रंग के स्कार्फ को जानबूझकर ठीक किया, फिर एक एक शब्द बोलते हुए कहा, मेरे साथ ग्रुप बनाओ। ये सुनकर मैं थोड़ा पीछे टिक गया। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। बिना एक पल सोचे मैंने धीरे से सिर हिला दिया और शांत आवाज में मना कर दिया, नहीं करना। मेरी आवाज बहुत हल्की थी और बिल्कुल शांत भी, लेकिन हर शब्द साफ साफ सबके कानों तक पहुंचा। उसने मना कर दिया? यह कैसे हो सकता है? पूरी क्लास वहीं स्तब्ध रह गई। सबका मन कर रहा था कि और करीब आकर पूरा ड्रामा देखें। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा मसालेदार हो गया था। तभी अचानक यांग यूटिंग एक कदम और आगे बढ़ी। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा पहली बार टूट गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसकी आवाज और भी ठंडी होती गई। तुमने क्या कहा? मैंने बिना कोई भाव बदले उससे और दूरी बना ली। फिर एक एक शब्द साफ बोलते हुए दोबारा कहा, नहीं करना।
इतना कहने के बाद मैंने तुरंत नजरें हटा ली। अब मैंने यांग यूटिंग के चेहरे की तरफ देखना भी बंद कर दिया। मेरे बगल में बैठा लड़का पूरी तरह सदमे में था। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे पूरी हवा जम गई हो। यांग यूटिंग वहीं जड़ होकर खड़ी थी। उसका चेहरा लगभग टूट चुका था, इतना काला पड़ गया था कि जैसे उससे स्याही टपक पड़ेगी। आसपास के लोग आंखें फाड़कर ये सब देख रहे थे। गु शिंगचेंग ने यांग यूटिंग को सबके सामने 2 बार मना कर दिया। ये तो हद से ज्यादा जबरदस्त था। तभी क्लास की घंटी बज गई। यांग यूटिंग ठंडी हंसी हंसी। उसकी चाल ढाल अब भी उतनी ही शाही और दबाव से भरी हुई थी। जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, गु शिंगचेंग, मेरी सहनशीलता की भी एक सीमा है। फिर वो ठंडे चेहरे के साथ अपनी सीट पर लौट गई। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। यांग यूटिंग की सहेलियां एक दूसरे को देखने लगीं। सबकी आंखों में गहरा सदमा था। जो लड़का हर दिन यांग यूटिंग के पीछे घूमता था, उसी ने आज यांग यूटिंग को ठुकरा दिया। ये कैसे हो सकता है? वो तो यांग यूटिंग को इतना पसंद करता था कि उसी के लिए मेहनत करके जिंग यूनिवर्सिटी तक में दाखिला लिया था। क्या उसे डर नहीं था कि वो जरूरत से ज्यादा खेल रहा है? यांग यूटिंग अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा छाया में छिपा हुआ था। उसका चेहरा और भी ठंडा और अंधेरा होता जा रहा था, बिल्कुल सर्दियों के तूफानी बर्फीले मौसम जैसा। उसे देखकर बिना ठंड के भी लोगों को सिहरन हो रही थी। तभी उसके पास बैठी एक लड़की ने सावधानी से कहा, सिस्टर यूटिंग, पहले आप गुस्सा मत होइए। यांग यूटिंग ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। लड़की के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप गुस्सा नहीं है, मैं हूं गुस्सा, मैं ही गुस्सा हूं। कुछ पल बाद यांग यूटिंग की शक भरी नजरें देखकर लड़की ने सिर खुजलाया और फिर बोली, बस, आपने उसे जिस ठंडे अंदाज में ग्रुप बनाने के लिए कहा, वो तो जाहिर है विरोध करेगा। ये सुनकर यांग यूटिंग सोच में पड़ गई। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और संघर्ष दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर वही यकीन पकड़ लिया। ठंडी आंखें, ठंडी और पक्की आवाज, वो मुझे पसंद करता है, वो जरूर वापस आएगा। उस हल्के भूरे रंग के स्कार्फ ने उसे पूरा भरोसा दे दिया था। गु शिंगचेंग के दिल और आंखों में सिर्फ वही थी, वरना वो चुपके से वो स्कार्फ उसके बैग में नहीं रखता। गु शिंगचेंग मेरी परवाह करता है, उसे मेरा जन्मदिन याद है, वो बस चाहता है कि मैं थोड़ा झुकूं। ये सोचते ही यांग यूटिंग अपने अंदाजे पर और भी यकीन करने लगी। उसके पास बैठी लड़की ने हल्का सा मुंह टेढ़ा किया। उसे लग रहा था कि वो अब भी किसी भैंस के आगे बीन बजा रही थी। यहां तक कि वो लड़कियां भी, जिन्होंने पहले शर्त लगाई थी कि गु शिंगचेंग वापस आएगा, अब धीरे धीरे डगमगाने लगी थीं। क्या यांग यूटिंग खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रही? और पता नहीं क्यों, उन्हें हमेशा लगता था कि यांग यूटिंग की ये शांति और आत्मविश्वास किसी भी पल पूरी तरह टूट सकता है। फीमेल डॉर्म 307। चेन शिशी अपना फोन हाथ में लेकर उछलती कूदती अंदर आई। वो खुशी से सु छिंग्यू के पास जाकर रहस्यमयी अंदाज में बोली, मुझे अभी स्कूल फोरम से बहुत बड़ा मसाला मिला है, चाय पीनी है क्या? इतना कहकर उसने खुशी खुशी टमाटर फ्लेवर वाले चिप्स का एक बड़ा मुट्ठी भरकर मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर बहुत घमंडी मुस्कान थी। सु छिंग्यू को आमतौर पर फोरम की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। वो गॉसिप करने में भी आलसी थी। लेकिन चेन शिशी की बात सुनकर कमरे की बाकी 2 लड़कियां तुरंत उत्साहित हो गईं और उससे जल्दी बताने की जिद करने लगीं। लेकिन चेन शिशी चालाकी से मुस्कुराई और फिर से सु छिंग्यू के पास झुक गई। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, सच में दिलचस्पी नहीं है? लगता है मामला गु शिंगचेंग से जुड़ा हुआ है। अगले ही पल सु छिंग्यू ने अचानक सिर घुमा लिया। उसकी सारी आलस एक पल में गायब हो गई। उसने तुरंत सिर उठाकर चेन शिशी की तरफ गंभीर चेहरे से देखा। अभी बताओ। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज थी जैसे उसके अंदर कोई रडार लगा हो। बस गु शिंगचेंग नाम सुनते ही उसके दिमाग में अलार्म बज उठे। चेन शिशी ने नकली हैरानी जताई, अरे क्या हुआ? अभी तो कह रही थी कि गॉसिप नहीं सुननी, लेकिन गु शिंगचेंग का नाम लेते ही कोई बेचैन हो गया और अपना कंट्रोल खो बैठा। सु छिंग्यू ने दांत भींच लिए। डिनर मेरी तरफ से, डील डील डील। तभी जाकर चेन शिशी संतुष्ट होकर वापस मुड़ी और नाटकीय अंदाज में कहानी सुनाने लगी। अभी थोड़ी देर पहले एक फाइनेंस इलेक्टिव क्लास चल रही थी। अगर गु शिंगचेंग और यांग यूटिंग दोनों ने वो इलेक्टिव लिया था तो टीचर ने फाइनल के लिए एक निबंध असाइन किया। 2 लोगों की टीम बननी थी और पार्टनर अपनी पसंद से चुनना था। लेकिन जो हुआ वो पूरी तरह अप्रत्याशित था। यांग यूटिंग खुद सबके सामने चलकर गु शिंगचेंग के पास गई और उसे अपने साथ ग्रुप बनाने के लिए बुलाया। जैसे ही चेन शिशी ने यह बात खत्म की, सु छिंग्यू की आंखें अचानक धुंधली हो गईं। उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो।
उसके सीने में एक तेज अनजानी भावना उमड़ पड़ी, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फिर क्या हुआ? सुछिंग्यू की आवाज शांत थी, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो उसमें हल्का सा कंपन महसूस हो सकता था। वो उसकी सामान्य आलसी और बेपरवाह आवाज से बिल्कुल अलग थी। चेन शिशी ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो अब भी उत्साह से कहानी सुनाती जा रही थी, लेकिन इस बार गुशिंगचेंग ने उसे सीधे मना कर दिया। 2 बार। सुना है बाद में यांग यूटिंग का चेहरा इतना काला पड़ गया था कि उससे स्याही टपक सकती थी। चेन शिशी की हर बात साफ साफ सू छिंग्यू के कानों में गिर रही थी। सू छिंग्यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को ढीला छोड़ दिया। वो कुर्सी से टिक गई। उसके दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार नीचे गिर चुका था। उसके बाद चेन शिशी क्या बोलती रही, सू छिंग्यू ने कुछ नहीं सुना। उसकी रूममेट की शोर भरी आवाज जैसे धीरे धीरे उससे दूर होती गई, मानो वो दोनों अलग अलग दुनिया में हों। सू छिंग्यू ने हल्के से अपनी आंखें नीचे झुका लीं, फिर दराज से एक डायरी निकाली जो कई सालों से उसके साथ थी। उसने पहला पन्ना खोला। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था और उस पर लिखी लाइन भी हल्की फीकी हो गई थी, लेकिन लिखावट अब भी साफ और सुंदर थी। मैं सितारों के कांपने का इंतजार कर रही हूं। अगले ही पल टिंग, उसके फोन पर वीचैट का नोटिफिकेशन आया। वो गू शिंगचेंग का मैसेज था। सू छिंग्यू ने मैसेज पढ़ा, फिर तुरंत डायरी वापस रख दी और जल्दी से डॉर्म से बाहर भाग गई। चेन शिशी हैरान रह गई और पीछे से चिल्लाई, छिंग्यू कहां इतनी जल्दी भागी जा रही हो? बारिश अब और तेज हो चुकी थी। खिड़की के बाहर सब धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन कांच के पार भी मूसलाधार बारिश की तेज आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सू छिंग्यू को मैसेज भेजने के बाद मेरा मूड आखिर थोड़ा बेहतर हुआ। जब मैंने यांग यूटिंग को यह कहते सुना कि मेरी सहनशीलता की भी एक सीमा है, तो मुझे सच में समझ नहीं आया कि वो क्या सोच रही है। मेरा तो मन कर रहा था उसका दिमाग खोलकर पूछूं कि आखिर उसे हुआ क्या है। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। लग रहा था अब कुछ बातें साफ साफ कह देनी चाहिए ताकि ये अंतहीन उलझन खत्म हो सके। तभी चौथे पीरियड की छुट्टी की घंटी बज गई। मैंने अपने पास बैठे अनजान क्लासमेट के साथ वीचैट एक्सचेंज किया, फिर फॉर्म पर स्टूडेंट आईडी, क्लास और नाम भर दिया। धीरे धीरे सारे क्लासमेट कैफेटेरिया और डॉर्म की तरफ जाने लगे। कुछ ही देर में पूरा क्लासरूम खाली हो गया, यहां तक कि सॉन्ग शिन्युए और बाकी लोगों को भी यांग यूटिंग ने भेज दिया। अब वहां सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैंने धीरे धीरे अपना बैग पैक करना शुरू किया। यांग यूटिंग भी धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। उसका चेहरा ठंडा और दूर दूर सा था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी सही जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने अपना बैग बंद किया। क्या बात है? यांग यूटिंग ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम और सू छिंग्यू नकली हो, है ना? ये सुनकर मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। तो क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? ये सुनते ही यांग यूटिंग का चेहरा पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी आंखों पर तुरंत ठंडी धुंध सी छा गई, जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। उसने पूरी ठंडक और दबाव भरी आवाज में कहा, मुझे मतलब नहीं। मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ यांग यूटिंग, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने बहुत शांति से कहा। मेरी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं गहरे समुद्र से आजाद होकर बाहर निकल आया हूं। इतने सालों की दीवानगी जिसे छोड़ने से मैं डरता था, असल में उतनी मुश्किल थी ही नहीं। हर दिन की मेरी कोशिशें, सालों तक की मेरी पागल मोहब्बत। यांग यूटिंग कैसे नहीं जानती होगी कि मैं उसे पसंद करता था। उसे हमेशा मेरा उसके पीछे भागना अच्छा लगता था। वो बाकी लोगों को साफ मना कर देती थी, लेकिन मुझे कभी पूरी तरह मना नहीं किया। शायद इसी खास एहसास की वजह से मैं कभी उसके लिए इतना पागल था। लेकिन पिछले जन्म की यादें ऐसी थीं जैसे किसी ने सिर से पांव तक बर्फ जैसा ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। उसने सच में मेरा दिल जमा दिया था। जैसे ही मैंने ये बात खत्म की, यांग यूटिंग अचानक जम सी गई। उसकी सांसें रुक गईं। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी, यहां तक कि उसे अपने कानों पर भी शक होने लगा। आप पसंद नहीं करता? उसके सीने में तुरंत एक अजीब सा एहसास उठने लगा, बहुत भारी, बहुत घुटन भरा, जैसे कुछ उसके अंदर अटक गया हो। यहां तक कि उसकी सांसें भी कुछ पल के लिए थम गईं। ये वो एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ सेकंड बाद यांग यूटिंग ने खुद को फिर से संभाल लिया। उसने अपनी वही शांत और घमंडी शक्ल वापस पहन ली। नामुमकिन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मेरे जन्मदिन पर जानबूझकर वो स्कार्फ क्यों दिया? यांग यूटिंग की ठंडी आंखें और गहरी हो गईं। उसकी आवाज पूरी तरह भरोसे से भरी थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने खुद कहा था कि तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो और हमेशा करते रहोगे। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा था। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज गंभीर थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। थोड़ा रुककर मैंने आगे कहा,
सच कहूं तो अब मुझे तुमसे थोड़ी घिन सी होने लगी है। मुझसे घिन आती है। यांग यूटिंग के पतले होंठ कसकर भींच गए। उसका चेहरा और भी ठंडा और बदसूरत हो गया। मेरे शब्द किसी तेज चाकू की तरह उसके दिल के सबसे कमजोर हिस्से में धंस गए थे। धीरे धीरे उस जख्म से अनगिनत ताजे खून की बूंदें बहने लगीं। काले पड़े चेहरे के साथ वो मेरी तरफ एक कदम और बढ़ी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें अचानक खुशी से चमक उठीं। मैं हल्के कदमों से क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम आखिर आ ही गई। यांग यूटिंग ने सख्ती से अपना सिर घुमाया। सु छिंग्यू मुस्कुराई और मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, चलो। उसकी आंखों के सामने का यह दृश्य यांग यूटिंग को अंदर तक झकझोर गया। उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई। काफी देर बाद यांग यूटिंग ठंडी हंसी हंसी। उसकी आवाज बेहद शांत थी। उसने धीरे से मेरा नाम लिया, गुशिंग चेंग। असल में वो बहुत कम मेरा नाम लिया करती थी। पहले तो उसे बस एक शब्द कहना होता था या सिर्फ उंगली से इशारा करना होता था। कभी कभी तो उसकी एक नजर ही काफी होती थी और मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाता था। मेरी आंखों में हमेशा उम्मीद के सितारे चमकते रहते थे, जैसे वो कभी बुझेंगे ही नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं और तेज चलने लगा। उसी पल यांग यूटिंग का शांत और घमंडी चेहरा पूरी तरह टूट गया। उसके कदम भारी हो गए, जैसे उनमें ठंडा सीसा भर दिया गया हो। वो सुन्न होकर सामने का दृश्य देखती रह गई। उसे लगा जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा गायब हो गया हो। उसका बचपन से बना विश्वास पहली बार इतनी बुरी तरह हिल गया था। सु छिंग्यू मेरे पास आई और उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों बिना पीछे देखे वहां से निकल गए, हमारी साथ साथ दूर जाती पीठ को देखते हुए। यांग यूटिंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी भावनाएं इतनी बुरी तरह हिल सकती हैं। वो अचानक चिल्लाई, गुशिंग चेंग, अगर तुम उसके साथ चले गए तो फिर कभी वापस मत आना। यांग यूटिंग की आवाज अब भी भरोसे और घमंड से भरी हुई थी। हाई स्कूल में उसने एक बार यूं ही कहा था, तुम और वो सु छिंग्यू काफी करीब लगते हो, हाँ? और अगले ही दिन मैंने खुद ही सु छिंग्यू से दूरी बना ली थी। मुझे डर था कि कहीं यांग यूटिंग गलत ना समझ ले, लेकिन अब मैं सु छिंग्यू के साथ ही चलता रहा, जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। हम सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गए। हमारी परछाइयां छोटी होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सच में कोई फैसला कर लिया हो। वहीं खड़ी यांग यूटिंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, गुशिंग चेंग, वापस आओ यहां। वो हमेशा की तरह खुद को शांत रखना चाहती थी, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा अब बेकाबू होकर डरावना लगने लगा था। खिड़की के बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और मेरी परछाई भी आखिर पूरी तरह बारिश में गायब हो गई। यांग यूटिंग एक कदम पीछे हटी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितना वक्त बीता, फिर उसने दोबारा आंखें खोली। उसका चेहरा फिर से वैसा ही शांत हो चुका था। वो बार बार खुद को समझाने लगी। वो खुद को यकीन दिलाने लगी कि मैं ये सब सिर्फ उसे उकसाने के लिए कर रहा हूं, कि मैंने जानबूझकर उसके सामने ये पूरा नाटक किया। आसमान धुंधला था, बारिश लगातार गिर रही थी। मैंने नीचे देखकर सु छिंग्यू से धीरे से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम था? बारिश में सु छिंग्यू छाता पकड़े खड़ी थी। उसने अपने हाथ का बैग सीधे मेरी बाहों में दे मारा। तुम्हें कुछ देने आई थी? मैंने नीचे झुककर बैग के अंदर देखा। मेरी आंखें तुरंत हैरानी और खुशी से भर गईं। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये सब चाहिए था? इसमें तो मेरी पसंदीदा कॉफी भी है और वो गेमिंग कंसोल भी जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये कंसोल तो खरीदना भी बहुत मुश्किल है। मैंने पलकें झपकाईं। थैंक यू, लेकिन तुमने अचानक मुझे ये सब क्यों दिया? सु छिंग्यू शायद पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि मैं ये सवाल पूछूंगा। उसकी आवाज हमेशा की तरह आलसी थी। लकी ड्रॉ में जीता था। जीत तो लिया, लेकिन मैं लड़की हूं, मुझे गेम खेलना नहीं आता। वो कुछ पल रुकी, फिर उसने हल्का सा सिर घुमाकर दूर स्कूल बिल्डिंग की तरफ देखा, जैसे बस यूं ही कैजुअली पूछ रही हो। उसने धीरे से कहा, जो स्कार्फ तुमने मुझे दिया था मुझे काफी पसंद आया। क्या तुमने ऐसा किसी और को भी दिया था? मैंने सिर टेढ़ा करके उसकी तरफ देखा। उसकी गर्दन पर वही सफेद स्कार्फ था जो मैंने उसे दिया था। वो उसकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। मैंने सिर हिला दिया और ईमानदारी से कहा, हाँ, मैंने अपने रूममेट के लिए भी एक बनाया था, हाथ की प्रैक्टिस करने के लिए। सु छिंग्यू चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। किसी और लड़की को भी दिया था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये पूछेगी। मैंने बहुत ईमानदार चेहरे के साथ सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा, सु छिंग्यू की आंखों में धीरे धीरे सितारे चमकने लगे। उसकी नजरें भी नरम हो गईं। मैंने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, क्या हुआ? सु छिंग्यू ने एक हाथ से छाता पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से उसने उसका हैंडल कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसने ऐसे दिखाया जैसे सब नॉर्मल हो और सिर नीचे कर लिया।
लेकिन उसके होंठों के किनारे बार बार ऊपर उठ रहे थे, जैसे वो मुस्कान कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो। एक से भी ज्यादा मुश्किल था उसे रोकना। सु छिंग्यू को आखिर स्कार्फ से अपने चेहरे का नीचे वाला हिस्सा छुपाना पड़ा, ताकि वो अपनी छिप न सकने वाली खुशी को छुपा सके। डिनर के लिए हम दोनों बाहर खाने गए। हमने एक ही ऑरेंज जूस शेयर किया। दुकानदार गर्मा गर्म खाना लेकर आया। सु छिंग्यू ने मुझे चॉपस्टिक्स और चम्मच पकड़ाए। खाते वक्त उसने अपना स्कार्फ उतार दिया था। कुछ देर बाद वो अचानक बोली, क्या तुम हॉट स्प्रिंग जाना चाहोगे? उसका ये अचानक सवाल सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मुझे तो अपने कानों पर ही शक होने लगा। मैं लगभग ऑरेंज जूस पीते पीते घुट गया। कुछ दिन पहले मैं किसी ब्लॉगर की वीडियो देख रहा था और मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे हॉट स्प्रिंग जाना है। सच कहूं तो मैं सच में जाना चाहता था, लेकिन सु छिंग्यू के साथ मेरा चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। मैं तो चावल चबाना तक भूल गया। क्या मैं उसे स्विमर सूट में देखूंगा? पिछले जन्म की कुछ तस्वीरें अचानक मेरे दिमाग में घूम गईं और मुझे हल्का सा गिल्टी महसूस होने लगा। जब सु छिंग्यू ने देखा कि मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, तो उसकी आंखों में जटिल भाव उभर आए। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी, फिर बहुत गंभीरता से मुझे देखने लगी। तुम नहीं जाना चाहते? मैं तुरंत होश में आया और रणनीतिक तरीके से सिर नीचे करके ऑरेंज जूस पीने लगा। क्या ये कोई ग्रुप एक्टिविटी है? लेकिन अगले ही पल सु छिंग्यू ने धीरे से कुछ शब्द कहे। उसकी आवाज मेरे कानों में बहुत हल्के से गूंजी। कोई और नहीं, सिर्फ मैं और तुम। डॉर्म रूम में लियू, जो बोरियत से मर रहा था, अचानक उछलकर बैठ गया और चीखा, क्या? सु छिंग्यू ने तुम्हें अकेले हॉट स्प्रिंग चलने के लिए बुलाया? वो तुमसे डेट करना चाहती है ना? मैंने चुपचाप अपना कंबल फैलाया और गेमिंग कंसोल को तकिए के नीचे रख दिया। इसे डेट नहीं कहते, लियू ने पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ कहा। टीवी ड्रामों में हमेशा ऐसा ही होता है। जब हीरो और हीरोइन हॉट स्प्रिंग डेट पर जाते हैं तो चारों तरफ गुलाबी दिल उड़ने लगते हैं और फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मैंने उस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप बेड के पर्दे बंद कर लिए और कुछ देर कंबल में खुद को छुपाए रखा। गुच्छी थोड़ा ज्यादा गंभीर था। मुझे याद है वो नया हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट काफी अच्छी रिव्यूज पा रहा है। वहां बुफे भी है। वैसे भी मेरे दोस्त गए थे, उन्होंने कहा काफी अच्छा है। फिर उसने पूछा, तो तुमने हाँ कर दी? रात के 11 बजे लाइट्स ऑफ हो गई। मैंने बिस्तर से सिर बाहर निकाला। हाँ, मैंने मान लिया। सु छिंग्यू ने कहा कि ये उसकी रेसिंग टीम की लकी ड्रॉ एक्टिविटी थी। उसे 2 हॉट स्प्रिंग टिकट मिले, जिसमें एक रात का होटल स्टे और बुफे भी शामिल है। आंटी छिन फ्री नहीं थी, इसलिए उसने मुझे साथ चलने को कहा। उस वक्त उसने आलसी अंदाज में यह भी कहा था, अगर तुम नहीं गए तो ये टिकट वैसे भी बेकार चले जाएंगे। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ उसकी स्विम सूट वाली तस्वीरें घूम रही थीं। मैं आधा सुन्न होकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी यी छंग ने अपना टैबलेट नीचे रखा और कहा, तो मतलब तुम बेहोशी में ही उसके जाल में फंस गए? उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। मुझे तो लग रहा है तुम्हें फंसाया जा रहा है। उसने 2 कमरे बुक किए हैं ना? तुम उसके साथ कोई इंसानों वाला गुनाह तो नहीं करोगे? मैंने जम्हाई ली। 2 कमरे हैं। फिर मैंने गंभीरता से जोड़ा, सु छिंग्यू बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। तीनों रूममेट्स ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। सर्दी चुपचाप आ चुकी थी। दिसंबर का मौसम धीरे धीरे बेहद ठंडा होता जा रहा था। मैं इंतजार करता रहा और आखिर वो दिन आ ही गया जब हमें हॉट स्प्रिंग जाना था। मैं अपने दिल की एक्साइटमेंट बिल्कुल दबा नहीं पा रहा था। रिजॉर्ट होटल बेहद खूबसूरत और विंटेज स्टाइल का था। नेचुरल हॉट स्प्रिंग से भाप लगातार ऊपर उठ रही थी। हवा में हल्की खुशबू फैली हुई थी। बुफे खत्म करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर कपड़े बदलने चले गए। मैंने सफेद रंग का बाथरोब पहना हुआ था। मेरी आधी कॉलर बोन बाहर दिखाई दे रही थी। पूरा लुक बेहद शांत और रिस्ट्रेन्ड लग रहा था। मेरे पूरे शरीर से एक अजीब आकर्षण निकल रहा था। आईने के सामने खुद को ठीक करने के बाद मैंने पर्दा हटाया और उसी पल मेरी नजर एक खूबसूरत सिलुएट पर पड़ी। लड़की की त्वचा बिल्कुल चिकनी और बेदाग थी, इतनी गोरी की आंखें चकाचौंध हो जाएं। उसकी लंबी टांगों में जानलेवा आकर्षण था। उसने सफेद रंग का स्विम सूट पहना हुआ था, जिसका लेस अप डिजाइन बेहद नाजुक वॉयल की परत से घिरा हुआ था। वो किसी परी जैसी लग रही थी जो आसमान से उतर कर आई हो। सु छिंग्यू ने हल्का सा सिर उठाया और मुझे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। वो बहुत ग्रेसफुली मुस्कुराई, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उसने तुरंत नजरें झुका ली। उसकी उंगलियां हल्के से कस गईं। मैं धीरे धीरे उसके पास चला गया। मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे। हम दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग पूल की तरफ चले। मैंने धीरे धीरे अपना सफेद बाथरोब उतार दिया। सु छिंग्यू की आंखों में जटिल भाव उभर आए, जैसे वो किसी नए नजारे को देखने वाली हो। उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए।
मेरे शरीर की स्मूथ और फर्म मसल लाइन साफ दिखाई देने लगी। मेरी वी लाइन और भी ज्यादा शार्प और सेक्सी लग रही थी। चौड़े कंधे, पतली कमर, पूरा शरीर मर्दाना आकर्षण से भरा हुआ था। सुचिंग्यू की सांस एक पल के लिए रुक गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मन ही मन गिनने लगी। सच में उसके 6 पैक्स हैं।